हेलो एवरीवन। आज हम वापस एसिड बेस से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एसिड बेस और सॉल्ट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। एसिड्स होते कितने टाइप के हैं, बेस कितने टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एसिड्स क्या होते हैं, मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, ये सारा हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आई होप आपने अब तक वो सारा रिवाइज कर लिया होगा। और कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे, उन्होंने मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अपने डाउट्स क्लियर भी कर लिए थे। जैसे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड्स का कैसे पता चलेगा हमें। एक्चुअली में डिटेल में हम हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, अभी आपको बेसिकली तो इनके एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। लेकिन फिर भी मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देती हूँ कि जैसे आपको बोला कि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा वाटर के अंदर। तो जैसे आपके पास HCl है तो H टूटेगा और Cl टूटेगा। HCl डिसोशिएट होकर क्या बनेंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो H गया, लेकिन हम H2SO4 की बात करेंगे तो यहाँ पे 2H है आपके पास। तो पहले एक H डिसोशिएट होगा, फिर दूसरे H को डिसोशिएट होने के लिए टाइम लगेगा। तो एज कम्पेयर टू HCl, H2SO4 जो है वो ज़्यादा टाइम लेगा डिसोशिएट होने के लिए, और मे बी वो कम्प्लीटली डिसोल्व हो ही ना। तो इसलिए H2SO4 HCl के कंपेरिजन अगर हम करेंगे तो HCl जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग एसिड काउंट होगा। अब आज जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं इसमें हम pH स्केल के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, हम एसिड और वाटर को कैसे मिक्स करते हैं, एसिड में वाटर मिक्स करते हैं या वाटर में एसिड। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू। तो आपको मैं जो जो साथ साथ में बोलती जाऊंगी कि ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट्स हैं, यहाँ से आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो आपको साथ साथ में अपनी नोटबुक पे नोट करने हैं। नोटबुक और कॉपी लेके अभी आप रेडी हो जाओ और जो जो मैं बोलती जाऊँगी उसको नोट करते जाना है, क्योंकि कल इसका लास्ट लेक्चर होगा और नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपन इसका असाइनमेंट्स करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे एंड टेस्ट पेपर करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी अपन स्टार्ट कर देते हैं एसिड और बेस का आगे वाला कंटेंट। ये आपके मेन टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। पहले हमने एसिड एंड बेस की सिर्फ नॉर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। कल हमने एसिड एंड बेस की प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन किया था, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि कौन से इंडिकेटर के साथ कैसा कलर्स मिलता है, लिटमस पेपर, फिनोप्थेलीन, चाइना रोज, मिथाइल ऑरेंज, टर्मेरिक एसिड, ये सारे। लेकिन आज हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब किसी भी केमिकल के साथ रिएक्ट करने के बाद ये रिएक्शन क्या देता है। अब इसमें एक तो आपका कलर वाला आ जाएगा, उसके अलावा मेटल के साथ रिएक्शंस आएंगे, एसिड एंड बेस का आपस में रिएक्शन आएगा, वो दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन आएंगे। तो जिस जिस पॉइंट पे मैं फोकस करूँगी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि आप गलतियाँ कहाँ कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए क्या रहेगा, उस चीज़ को आप ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले अपन आ जाते हैं कहाँ पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस में फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एक्शन विद इंडिकेटर्स। एक्शन विद इंडिकेटर्स क्या होते हैं इंडिकेटर्स, कल बताया था। जैसे आपकी एक्टिवा में इंडिकेटर्स है, आपकी हेडलाइट्स हैं, उनकी हेल्प से आगे कोई गाड़ी जा रही हो तो इंडिकेट करेगा कि मेरे को लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है। वैसे ही हमारे एसिड्स के जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें बताएंगे कि एसिड है या बेस है। जो हमारे पास मटेरियल है वो एसिड है या बेस है, कैसे, कलर चेंज करके। हर इंडिकेटर्स जो है एसिड के साथ अलग ऑब्जर्वेशन देता है और बेस के साथ अलग ऑब्जर्वेशन। अब ये अपन रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक लंबा जाएगा, ये ऑलरेडी कल वाले टॉपिक्स में हो चुका है। आपको मैंने बोला भी था कि आपको एक टेबल बनाना है जिसमें आपको इधर लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, चाइना रोज, फिनोप्थेलिन, ये सब लिखने हैं और यहाँ पे एसिड और यहाँ पे बेस की ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इस टेबल के बेस पे आपको 1, 2, 3 इन तीनों में से किसी भी मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। एक का पूछेंगे तो 1 मार्क का, ज़्यादा पूछ लेंगे तो 2 और 3, मैच द फॉलोइंग भी पूछ सकते हैं, इनकम्प्लीट टेबल भी दे सकते हैं जो आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स। अब आपको रिएक्शन विद मेटल जो है, मैंने कल भी थोड़ी सी हिंट दी थी, इसमें आपको याद रखना है कि कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो आपके पास एक गैस रिलीज होती है। जब कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो आपके पास एक गैस रिलीज होती है।
उस गैस का नाम क्या है? कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज होती है आपके पास? हाइड्रोजन गैस। ये आपको याद रखना है, H2 गैस रिलीज होती है। अब गैसेस तो आपके पास एक और भी रिलीज होगी, लेकिन वो मेटल की जगह रिप्लेस हो जाएगा उस टाइम। अब बताते हैं वो क्या होगा। इसको देखो आप अच्छे से पहले। एसिड प्लस मेटल इट गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया। आपको क्वेश्चन देंगे कि राइट द रिएक्शन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स वी ऑब्टेन। तो हमें मेटल सॉल्ट मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी मेटल अगर एसिड में ऐड हो रही है तो वो उसके H को वहाँ से रिप्लेस करती है और खुद उसके पास चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल HCl, मेटल कौन सी है? जिंक। ये जिंक किसको रिप्लेस करेगी यहाँ से? H को, तो ZnCl। अब आप सोच रहे होंगे ZnCl2 क्यों हुआ? कौन कौन सोच रहा है ZnCl2 क्यों आया? बेटा 9th क्लास में आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर्स में फॉर्मूला लिखना सिखाया था। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया था मैग्नीशियम क्लोराइड आपको बनाना है। क्या बनाना है? मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। Mg का एटॉमिक नंबर कौन बताएगा? Mg का एटॉमिक नंबर, Mg का एटॉमिक नंबर 12। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, 8 2 10 2 12, 282। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, 8 2 10 17। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में होने कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 8। इसको 8 बनाने के लिए कितने लेने पड़ेंगे? 6 लेगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, 4 से ज़्यादा होने नहीं चाहिए, इसलिए क्या कर देगा? इसको लूज़ कर देगा, किसी और को दे देगा। किसी और को दे दिए तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? Mg की वैलेंसी 2। क्लोरीन के पास 7 है, इसको 1 ले गई है तो इसके पास 18 हो जाएंगे, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी आ गई? 1। Mg की वैलेंसी, हम MgCl2 पढ़ रहे थे, Mg की वैलेंसी कितनी बताई मैंने आपको? 2। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी आई? 1। ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो क्या बना? MgCl2। सेम इसी तरह से क्या बना? ZnCl2। गैस कौन सी रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस। तो क्वेश्चन आएगा कि विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। आंसर क्या होगा इसका? हाइड्रोजन गैस। जब टेस्ट होगा इसका, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, तो उस टाइम आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान से सुनो कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट, एक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। अब देखो डिफरेंस क्या है। वहाँ पे था सिर्फ अकेला मेटल, सिर्फ अकेली मेटल। यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट, कार्बोनेट अगर आ रहा है तो कौन सी साउंड आ रही है कार्बोनेट के लिए? कार्बन। इसका मतलब जब भी मेटल कार्बन के किसी सब कंपाउंड से रिएक्ट करेगी तो जो गैस रिलीज होगी उस गैस का नाम क्या होगा? क्या नाम होगा उस गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एग्जाम्पल्स देख लो। ये आपके पास एसिड, एसिड के लिए हमने ले लिया HCl। मेटल कार्बोनेट, मेटल का मतलब कोई भी मेटल हो सकती है, इन्होंने Na मेटल ली। कार्बोनेट CO3, Na2CO3, Na2CO3 फॉर्मूला है। तो कार्बोनेट है तो गैस कौन सी रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बनेगा क्या? मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट कैसे बनता है? जो मेटल होती है वो H को रिप्लेस करती है, तो Na जो है वो कहाँ चली जाएगी? H की जगह पे, तो इसलिए बन गया NaCl। NaCl वहाँ बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई, साथ में एक और कंटेंट निकलता है, उसका नाम क्या है? वाटर, तो इसलिए ये वाटर मिल गया। तो याद रखना है कि जब भी कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट सेटअप भी है हमारे पास। इसके बेस पे ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका 4 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है।
अब देखो इसमें पूछ क्या रहा है। सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं लिखा, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। ये क्वेश्चन आएगा कि इफ़ वी एडेड फर्स्ट चैप्टर, जिसने अच्छे से पढ़ा है वो तो इसका आंसर फटाफट कर देगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में भी क्वेश्चंस था और मैंने एक दो बच्चों को डाउट्स क्लियर भी किए थे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। अभी मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे उनका, क्योंकि हो सकता है अभी मैं पूछूंगी तो वो वापस नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि अगर आप जिंक ग्रेनुअल्स, था ना फर्स्ट चैप्टर में, याद करो। जिंक ग्रेनुअल्स का मतलब जिंक के छोटे छोटे पीसेस, ग्रेनुअल का मतलब छोटे छोटे पीसेस। जिंक एक मेटल है, उसको अगर आप किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो बताओ आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और आप उसकी टेस्टिंग कैसे करोगे कि जो आप ऑब्जर्वेशन बता रहे हो वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले जिंक एक मेटल है। मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट की, मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट की तो कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन। फर्स्ट काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आप लिख सकते हो कि व्हेन जिंक ग्रेनुअल्स रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन हाइड्रोजन गैस विल रिलीज। अब आती है टेस्ट की बारी। भी हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो गई, लेकिन हम कैसे बताएं? इनको ये मानने वाले तो है नहीं सीबीएसई वाले। कैसे आपने बोल दिया हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई? करके दिखाओ इनको। तो करने के लिए याद रखना, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पॉपअप साउंड निकालती है। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस को अगर बर्न करते हैं उसके पास में कोई भी चीज़ तो पॉपअप साउंड रिलीज होती है। इट मीन्स अगर ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है तो आप एक कैंडल ले जाओ इसके पास में, ये हाइड्रोजन गैस आ रही है। अगर ये कैंडल यहाँ पे पॉपअप साउंड के साथ बर्न होगी तो इट मीन्स ये आपकी हाइड्रोजन गैस ही थी। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ पॉप साउंड। कौन सी साउंड आती है? पॉप साउंड आती है। ये देखो आपको एक लास्ट 3 to 5 मार्क्स में आएगा तो आपको पूरा लिखना है कि आपने जिंक ग्रेनुअल्स लिए, कौन सा ऐड किया? सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूटेड का मतलब बताओ? डाइल्यूटेड का मतलब वाटर में मिक्स, क्योंकि एकदम से कंसेंट्रेटेड लोगे तो जल जाएगी ना टेस्ट ट्यूब आपकी। ये आपको क्वेश्चन आएगा, कंसेंट्रेटेड एसिड्स जो है उनको डाइल्यूट कैसे बनाया जाता है। लास्ट में पढ़ेंगे ये वाला क्वेश्चन अपन, सबसे लास्ट में। ऑब्जर्वेशंस क्या आई? क्या ऑब्जर्वेशन थी भाई? बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस। बच्चों बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहे थे, ये भी हो गया। लेकिन कन्फर्मेशन टेस्ट क्या है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, पता है हमें कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, लेकिन इसकी टेस्टिंग कैसे करोगे आप? कैंडल ले जाओ, पॉप साउंड आएगी, इट मीन्स दैट इज हाइड्रोजन गैस। तो हमने क्या किया? बर्निंग कैंडल ले गए। अगर जब वो कैंडल को बर्न किया, पॉपअप साउंड रिलीज हुई, इससे ये कन्फर्म हो गया कि आपके पास जो गैस थी वो कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड ही मेन उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। क्या था? कार्बोनेट अगर बर्न होते हैं, सॉरी मेटल मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होगी? अब मेरे को पता है आप सब बता दोगे। देखो, अगर मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी? एक ही गैस है जो इस वर्ड से मिलकर बनती है, बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड। गुड, ठीक है। आपने बोल दिया कि हमने कार्बोनेट लिया, मेटल कार्बोनेट कोई भी ले लो, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको एसिड H2SO4 HCl के साथ ऐड कर दिया डाइल्यूटेड के साथ, लेकिन कंसेंट्रेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि। अब आपको रिलीज क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड आ गया हमें। 3 में से 2 मार्क्स तो मिल गए भाई। अब बचा एक नंबर और, वो भी लेना है, वो है कन्फर्मेशन टेस्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कन्फर्मेशन टेस्ट कौन बताएगा? बहुत ईजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जब से साइंस सब्जेक्ट हमारा आया है हमारे सिलेबस में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास करें, लाइम वाटर का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसलिए OH लगेगा, बेसिक नेचर है ना, OH लग गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हो तो इसका जो कलर है वो कैसा बन जाता है? वाइट कलर बन जाता है इसका। कैसा कलर बन जाता है इसका? वाइट कलर बन जाता है। अगर ऐसा वाइट कलर इसका बन गया तो इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड ही थी। देख लेते हैं ये क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट लिया, फॉर्मूला है Na2CO3।
सोडियम कार्बोनेट को HCl उसमें ऐड कर दिया, कार्बोनेट के साथ HCl भी हमने ऐड कर दिया। अगर हमने इसमें HCl ऐड किया है तो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने क्या ऐड किया, कार्बोनेट। गैस कौन सी रिलीज होगी, कार्बोनेट गैस है तो गैस कौन सी रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रिस्क एफर्वेंस, व्हाट इज डू यू मीन बाय ब्रिस्क एफर्वेंस? ब्रिस्क एफर्वेंस इज डिफाइंड एज अ रैपिड एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। जब एकदम फटाफट कोई गैस आपकी निकलती है उसको ब्रिस्क एफर्वेंस बोलते हैं। तो कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कन्फर्मेशन टेस्ट क्या है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लो और लाइम वाटर का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कर दो। अगर वो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, कैसा हो जाता है, मिल्की का मतलब वाइट कलर में टर्न हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कन्फर्म है। अब बच्चों यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन तो हो गया कि आपने मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड को रिएक्ट किया, गैस कौन सी रिलीज हुई। तो फर्स्ट आंसर, आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो CBSE में मार्क्स आपके स्टेप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं। फर्स्ट 1 नंबर में आपको मिलेगा कि व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नंबर 2 आपको मिलेगा रिएक्शन शो करने का, वो पूछेंगे नहीं कि रिएक्शन शो करो, आपको खुद को करना है। नंबर 3 जो आपको मिलेगा कंफर्मेशन टेस्ट का मिलेगा कि आपने लाइम वाटर में से उस गैस को पास किया, लाइम वाटर टर्न मिल्की, उसका कलर वाइट हो गया तो कंफर्म हो गया CO2। अगर इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन को 4 मार्क्स में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ये बहुत चालाक हैं CBSE वाले एक्सपर्ट्स हैं जो पेपर बनाते हैं, उन्होंने इसके, अब आपने तो इतना ही पढ़ा था, आप बोलेंगे मैम ने तो बताया ही नहीं, तो मैं बता रही हूँ आपको, आप याद रखना। अब वो बोलेंगे कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया तो कलर जो है वो वाइट हो गया, लेकिन एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे, लॉन्ग टाइम तक पास कर देंगे तो फिर क्या होगा। ये क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के 4 चैप्टर और चारों में बार बार रिपीट होगा क्वेश्चन। तो लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में अगर पास करेंगे तो क्या होगा, बताओ। नेक्स्ट स्लाइड में ये बता रहे हैं अब आपको, देखो जब आप रिएक्शन कैसे लिखोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई तो कलर कैसा बना, वाइट, किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में वापस आएगा ये, मेटल एंड नॉन मेटल में, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया तो आपको जो मिला वो कैल्शियम कार्बोनेट मिला। कैल्शियम कार्बोनेट का कलर वाइट होता है इसलिए वो लाइम वाटर मिल्की बन गया। लेकिन इस कैल्शियम कार्बोनेट में वापस आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दोगे, कैल्शियम कार्बोनेट में वापस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उसका कलर वाइट नहीं होता, क्योंकि इसका कलर भी वाइट अगर होता तो मैं यहाँ लिखती ना ब्रैकेट के अंदर वाइट PPT, मैंने नहीं लिखा है। PPT का मतलब बताओ, PPT, जिसको PPT का मतलब समझ आ गया वो समझ लेना कि उसका फर्स्ट चैप्टर पक्का है और उसको फर्स्ट चैप्टर में कोई भी मार्क्स नहीं कट सकता, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर में से पूछा जाएगा इस PPT से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। BaCl2 वाला रिएक्शन पढ़ा होगा आपने, याद करो, BaCl2 पढ़ा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही आया था। PPT का मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट्स का मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड्स की फॉर्मेशन जब हो जाती है, ये छोटे छोटे सॉलिड्स की फॉर्म में फॉर्म हो जाएगा, इसलिए इसको PPT लिखा है, प्रेसिपिटेट्स हैं ये। जरूरी नहीं है हर प्रेसिपिटेट का कलर वाइट होता है, अलग अलग कलर्स के होते हैं सारे। तो क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऑन पासिंग द गैस कॉन्टीन्यूसली, अगर हम कॉन्टीन्यूसली उस कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते रहे लॉन्ग टाइम तक तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, जो वाइट कलर था वो डिसअपियर हो जाएगा। क्यों हो गया डिसअपियर, आंसर आपको यहाँ बता चुकी हूँ, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है जो वाइट कलर का नहीं होता। ये रिएक्शन आगे वाली स्लाइड का है, ये रिएक्शन पीछे वाली स्लाइड का है। रीज़न भी समझा दिया, डिसअपियर हो गया, पता लग गया क्यों डिसअपियर हुआ, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपके पास बन गया, और वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो था वो PPT नहीं थे, प्रेसिपिटेट नहीं थे, वो सॉल्यूबल थे। प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो मैंने आपको बताया वो इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच
insoluble solid form, that is called precipitate reaction. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद एनसीईआरटी का भी है आई थिंक, और इम्पॉर्टेंट भी है बहुत, एग्जाम में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अगर एसिड का रिएक्शन मार्बल के साथ या फिर एग शेल तो है एनसीईआरटी में, एग शेल के साथ हो तो क्या होगा? इंडेक्स क्वेश्चन है ये, इंडेक्स क्वेश्चंस भी आपको साथ साथ में करने हैं। अब बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है कि मार्बल और एग शेल में ऐसा क्या है? रिएक्शन तो तब बताएंगे, पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि मार्बल और एग शेल में ऐसा क्या है। मार्बल और एग शेल में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। वापिस से कार्बोनेट, कार्बन है तो कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। सिंपल आंसर आ गया आपको, समझ गए ना। मार्बल और एग शेल जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि मार्बल, चॉक, एग्स, इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में भी कॉमन वही है, क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये सारे एसिड के साथ रिएक्ट कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। इस रिएक्शन को अच्छे से देखना। इसमें मैं कुछ लिखना भूल गई हूँ, शायद ये आपको ऐसे बता दूंगी, मैं नोट्स में नहीं नोट कर पाई। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड। अगर मेटल ऑक्साइड्स, ये ऑक्साइड वर्ड ध्यान रखना। ऑक्साइड्स मेटल के भी हो सकते हैं, ऑक्साइड नॉन मेटल के भी हो सकते हैं। 8th में भी आपने पढ़ा है मेटल एंड नॉन मेटल में, और केमिस्ट्री में भी नेक्स्ट चैप्टर में वापस पढ़ेंगे। उस दिन मैं आपसे ही पूछूंगी, ऑनलाइन लूँगी वो क्लास लाइव, तो उस दिन आपसे ही क्वेश्चंस पूछूंगी फिर मैं सारे जो इस चैप्टर में रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि सेकंड चैप्टर के और थर्ड चैप्टर के 30% क्वेश्चन कॉमन है। तो मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? मेटल ऑक्साइड के लिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, किसका एग्जाम्पल लिया हमने? कॉपर ऑक्साइड का। किसका एग्जाम्पल लिया? कॉपर ऑक्साइड। ऑक्साइड है, कॉपर मेटल होती है इसलिए मेटल ऑक्साइड है। उसको किसके साथ रिएक्ट किया? HCl के साथ। ये देखो, ये जो आपको ये ग्रीन वाला कलर दिख रहा है, ये आपका क्या है? ग्रीन वाला जो कलर दिख रहा है ये क्या है आपका? HCl है। क्या है ये? ये HCl का सॉल्यूशन है। और ये जो वाली एरो दिख रही है ये आपका कॉपर ऑक्साइड है। तो कॉपर ऑक्साइड को HCl में ऐड किया तो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही इसको ऐड किया तो इसमें रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन होते ही ये वाला जो कलर था वो कैसा बन गया? ये वाला बन गया। क्यों बन गया ये? क्योंकि पहले तो था आपके पास HCl और उसमें आपने ऐड किया CuO, लेकिन अब ये जो बनेगा आपके पास वो क्या बन जाएगा? Cu जो है वो कहाँ चला जाएगा? H को रिप्लेस कर देगा। मेटल किसको रिप्लेस करती है? H को। तो बन जाएगा कॉपर क्लोराइड। और कॉपर क्लोराइड जो है उसका कलर फिर ग्रीन नहीं होगा, उसका कलर कैसा होगा? ब्लू कलर होगा। इसलिए आपको फिगर्स बना के दिए, देखने से आपको लंबे टाइम तक याद रहे। तो कॉपर क्लोराइड ब्लू कलर का होता है। इट मीन्स जब आपने मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट किया तो वहाँ पे क्या हो गया? आपका रिएक्शंस हो गया, कलर चेंज हो गया कॉपर ऑक्साइड का। अब वो कॉपर क्लोराइड बन गया। तो कॉपर क्लोराइड क्या चीज़ है? सॉल्ट है ना। तो मेटल अगर आपका मेटालिक ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या बन रहा है आपका? सॉल्ट बन रहा है। ध्यान से देखना, ये है मेटल ऑक्साइड, ये किसके साथ रिएक्ट किया? एसिड के साथ। तो आपको क्या मिला? सॉल्ट मिला। क्या मिला? सॉल्ट मिला। इस पीपीटी को वापस रिपीट करूंगी मैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मेरे से थोड़ा आगे चला गया, पहले पढ़ाना चाहिए था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगी फिर वापस यहीं पे आऊँगी। जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होते हैं, एसिड मतलब HCl, बेस मतलब NaOH, Na किसको रिप्लेस करेगा? H को। क्या बनेगा? NaCl। NaCl क्या होता है? टेबल सॉल्ट। इसका मतलब एसिड और बेस जब भी आपस में मिलते हैं तो क्या मिलता है हमें? सॉल्ट एंड वाटर। तो HCl और NaOH जब आपस में मिक्स हुए तो हमें क्या मिला? NaCl और वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। इस तरह का जो रिएक्शन होता है जिसमें एसिड प्लस बेस आपस में ऐड होते हैं और हमें क्या मिलता है?
सॉल्ट मिलता है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। कैसा रिएक्शन बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आ गया समझ? इसको वापस से देख लो एक बार, क्योंकि पीछे वाली स्लाइड्स पे जाऊंगी। एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब यहाँ पे भी सेम यही हुआ कि जब हमने कॉपर ऑक्साइड लिया, कॉपर ऑक्साइड जो था वो कैसा था? मेटालिक ऑक्साइड। उसको ऐड किया HCl के साथ तो हमें क्या मिला? सॉल्ट मिला। तो एसिड को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो मिलता है हमें सॉल्ट। लेकिन यहाँ तो कॉपर ऑक्साइड के रिएक्ट करने के साथ ही मिल गया। इसका मतलब कि जो आपका कॉपर ऑक्साइड था, मेटालिक ऑक्साइड जो था, वो आपका कौन से नेचर का था? बेसिक नेचर का था। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे। व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड? मेटालिक ऑक्साइड्स आर ऑफ बेसिक नेचर एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर ऑफ एसिडिक नेचर। अब आपने पढ़ा कि जब भी आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, मतलब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। लेकिन वो जो सॉल्ट बना वो कैसा होगा? सॉल्ट जो होगा वो 3 टाइप का होगा। एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी, न्यूट्रल भी। यहाँ से MCQ में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन मैं आज नहीं बताऊंगी आपको, जब टेस्ट होगा तभी बताया जाएगा। क्वेश्चन किस तरह का आएगा वो मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लेंगे कि टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, तो टूथपेस्ट क्या है? सॉल्ट है। सॉल्ट है, सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट को समझ लेना आप। जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। पता कैसे चलेगा कि एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? ये पता चलेगा रिएक्शन से। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में मिल रही है तो कन्फर्म है कि एसिड और बेस ही मिलेंगे। एसिड प्लस एसिड और बेस प्लस बेस नहीं मिल सकते न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए, एसिड और बेस ही मिलेंगे। एक अगर स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है तो जो वाला स्ट्रॉन्ग है सॉल्ट वो बनेगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है? एसिड, तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग करैक्टर होता है वो ही रहता है वहाँ पे, इसलिए वो एसिडिक हो गया। फॉर एग्जाम्पल HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों? इसमें एक ही H है। और CaOH2, यहाँ OH कितने हैं? 2 हैं, तो इसको डिसोशिएट होने में टाइम लगेगा, ये जल्दी सॉल्यूबल होगा वाटर के अंदर। जो जितना जल्दी सॉल्यूबल होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये जो सॉल्ट बना ये कैसा सॉल्ट बना? एसिडिक सॉल्ट बना, कैल्शियम क्लोराइड। बेसिक सॉल्ट, जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा, जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा और वीक एसिड होगा तो आपके पास क्या बनेगा? क्या बनेगा उस टाइम? बेसिक सॉल्ट। यहाँ पे NaOH, OH एक ही है, इसका मतलब ये वाला बेस स्ट्रॉन्ग है। CH3COOH, CH3COOH, इस H को इतने सारे एलिमेंट्स के साथ कंसेंट्रेशन शेयर करना है अपना, तो इसलिए ये क्या हो गया? वीक एसिड है, क्योंकि इसमें H3 यहाँ पे भी है। तो इसलिए ये जो बनेगा आपका ये स्ट्रॉन्ग बेसिक बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। और जब दोनों ही या तो स्ट्रॉन्ग हो या बेसिक हो, जैसे आपने या तो एसिड भी वीक ले लिया और बेस भी वीक ले लिया, या एसिड भी स्ट्रॉन्ग ले लिया और बेस भी स्ट्रॉन्ग ले लिया, उस टाइम जो बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो NaCl जो है वो न्यूट्रल है। अब आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अभी तक हम प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं एसिड और बेस की, केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल के साथ रिएक्ट हुआ तो हाइड्रोजन गैस, कार्बोनेट के साथ हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट किए तो वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट हुए तो सॉल्ट एंड वाटर, वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आता है कि एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं क्या? एसिड्स जो हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स जो हैं वो किसकी तरह काम करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह, मतलब इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। लेकिन इसमें एक वर्ड है, ये ध्यान से रखना। कौन सा वर्ड है? कल मैंने बताया भी था आपको इसका मतलब क्या होता है। एक्वेस स्टेट। इलेक्ट्रोलाइट्स तो हैं एसिड, लेकिन एक ही केस में है जब वो एक्वेस सॉल्यूशन होगा। एक्वेस सॉल्यूशन का मतलब वाटर, वापस वही कॉन्सेप्ट,
ड्राई होगा तो नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। क्यों? क्योंकि ड्राई में H पॉजिटिव आयंस नहीं होते हैं, जब वाटर में होते हैं तभी H पॉजिटिव आयंस होते हैं, और ये जो H पॉजिटिव आयंस हैं इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। इट मीन्स इन एक्वस स्टेट में करंट इज पास, दे डिसोशिएट इनटू आयंस। क्यों पास होता है? क्योंकि वो आयंस में टूट जाते हैं। कैसे? जैसे आपके पास है HCl, इसको अगर आप वाटर में ऐड करोगे तो ये टूट जाएगा, ये H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। देखो दिख रहा है ना, H अलग हो गया आपका और Cl अलग हो गया, H अलग हो गया, Cl अलग हो गया, H अलग हो गया, Cl अलग हो गया। तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस बोलते हैं, इनको आयंस बोलते हैं। तो इन आयंस की वजह से ही क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स का काम कर रहे हैं। अब आता है आपके पास, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ये इलेक्ट्रोलाइट्स। अब एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बता देती हूँ आपको कि ये बोल रहे हैं कि आपके एसिड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं एक अल्कोहल का या ग्लूकोज का फॉर्मूला लेती हूँ, अल्कोहल का ले लेती हूँ C2H5OH। ये अल्कोहल है, ये बेस नहीं है, ध्यान रखना। हर जिसके साथ OH लगाता है जरूरी भी नहीं है कि वो बेस ही हो आपका, ठीक है। आपको बताया था ना करके, हर बेस जो है वो अल्केलाई हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर अल्केलाई जो है वो बेस होगा। तो ये OH लगा हुआ है, ये जरूरी नहीं है बेस है, ये अल्कोहल का फॉर्मूला है। इस अल्कोहल में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस जो हैं वो डिसोशिएट नहीं होते हैं। तो जब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन डिसोशिएट होंगे, NaOH इसमें हो जाते हैं, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ पे C अलग हो जाता है, H अलग, OH, ये सारे एक साथ। इसलिए ग्लूकोज, क्वेश्चन NCERT का कि वाई इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड ओनली इन एक्वस solution of acid, not in glucose and alcohol, because in case of alcohol and glucose there are no free ions। यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस नहीं है हमारे पास। इलेक्ट्रिसिटी को मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स, आयंस की ज़रूरत होती है। अब आता है pH स्केल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है pH स्केल। pH स्केल का एक और नाम होता है, उस नाम को आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले pH स्केल है क्या? स्केल कैसी होती है? स्केल ऐसी ऐसी होती है ना, लाइन खींचते हैं और पता लगता है 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो ये जो आपको यहाँ पे ये दिख रही है ये आपकी स्केल ही है। इस पर वैल्यूज़ भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज़ हैं याद रखनी है, 0 to 14। ऐसे नहीं है कि आपने एग्जाम में 16 तक बना दी, आपको लग रहा हो मैम के पास स्पेस नहीं इसलिए मैम ने 14 तक बनाया है, ऐसा नहीं है। ये होती 14 तक है। स्टार्ट कहाँ से होगी? 0 से। यहाँ पे ये जो 7 नंबर है, कौन सा नंबर है? 7, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रल। 7 से इधर की साइड जो नंबर है वो एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे, इधर वाले बेस शो करेंगे। अब देखो 7 से इधर जैसे जैसे आप चलते जाओगे तो एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज होगा, और उधर की साइड जाओगे तो इंक्रीज, बेसिक बिहेवियर इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी की वैल्यू 4 है और 0 है, आपको लग रहा है 4 वाला ज़्यादा एसिडिक है, ऐसा नहीं है, 0 वाला ज़्यादा एसिडिक है। समझ गए? बच्चों वाला तरीका आपको याद ही होगा, इंटीजर वाला, यहाँ 0 होता है, -1 -2 1 2। इधर चलते हैं तो बड़ा नंबर कौन सा होता है? 2 या 1? बड़ा नंबर कौन सा होता है नेगेटिव इंटीजर्स में? 1। तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि इसमें जब आप उस साइड मूव करोगे तो जो जितने ज़्यादा दूर जाएगा उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये HCl होता है यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये लास्ट में जो है वो NaOH होता है 14 वाला। समझ गए? pH स्केल कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 to 14। 7 नंबर पे क्या होता है? न्यूट्रल। 7 to 0 की तरफ जाएंगे तो क्या इंक्रीज होगा? एसिडिक बिहेवियर। 7 to 14 की तरफ जाएंगे तो क्या इंक्रीज होगा? अल्केलाइन। लेकिन ये शो किसकी वजह से हो रहा है? ये एसिडिक और अल्केलाइन ये हो रहा है H पॉजिटिव की वजह से, और बेसिक नेचर हो रहा है OH नेगेटिव की वजह से। इसका मतलब ये स्केल जो है वो H पॉजिटिव आयंस जो होते हैं, हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं, उनकी कंसेंट्रेशन को मेज़र करने के काम आती है। लेकिन इस स्केल का एक और नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या नाम है इसका? यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्यों? इंडिकेटर्स तो आपने पहले भी पढ़े, लिटमस, फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन वॉज अवर स्पेशल केस। क्यों? क्योंकि एसिड में कलरलेस था, बाकी सारे एसिड में रेड या पिंक थे। तो वो सारे आपको ये तो बता देते थे एसिड है या बेस है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl दे दिया और H2SO4, क्या डिफरेंस है? लिटमस पे अगर आपने चेक किया
तो चाहे आप लिटमस पे HCl को चेक करो या H2SO4 को, दोनों ही आपको रेड कलर शो करेंगे, लेकिन हमें ये तो नहीं पता चला ना स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो इस पीएच स्केल से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसलिए ये स्ट्रेंथ भी बताता है। pH scale is a scale which is used to measure the hydrogen ion concentration and to check the acidic or basic behavior of any acid or base with their strength। उनकी स्ट्रेंथ भी पता चलती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। आगे ये स्लाइड्स पढ़ते हैं। आगे देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर, pH की रेंज 0 to 14। अगर pH वैल्यू इंक्रीज होगी तो हाइड्रोजन आयंस डिक्रीज होंगे। कैसे? इधर की साइड को H पॉजिटिव आयंस है, H पॉजिटिव आयंस डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इधर की साइड को जब हम जाएंगे तो एसिडिक वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है। P स्टैंड फॉर पोटेंस एंड जर्मन मीन्स पावर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय P, पोटेंस और पावर, MCQ में। pH स्केल वही है, इधर इंक्रीजिंग हाइड्रोजन, एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है, उधर बेसिक बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 7 पे क्या है, न्यूट्रल है। ये H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन इधर है और इधर की साइड OH नेगेटिव है। 7 से ज़्यादा है तो बेसिक, बेसिक का मतलब अल्केलाइन, 7 से कम है तो एसिडिक। इफेक्ट ऑफ pH ऑन डाइल्यूशन, ये पढ़ लेते हैं। डाइल्यूशन का मतलब समझते हो ना, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूशन? वाटर ऐड किया। अगर हम पानी ऐड करते हैं तो क्या होता है, सपोज करो HCl कंसेंट्रेटेड है, कंसेंट्रेटेड का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है, टच मत करना हाथ जल जाएगा, टच मत करना हाथ जल जाएगा। लेकिन इसमें वाटर ऐड अगर मैं कर दूं तो वो बन जाएगा डाइल्यूटेड। क्या बन जाएगा? डाइल्यूटेड। तो आपसे पूछेंगे एसिड को अगर डाइल्यूट किया जाए तो उसके क्या चेंजेस आएंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है किसकी वजह से? H पॉजिटिव आयंस की वजह से। तो जैसे मैंने पानी उसके अंदर डाल दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो उसका एसिडिक बिहेवियर थोड़ा थोड़ा वो न्यूट्रल की तरफ मूव करेगा। pH जो है उसका जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ऐसे था वो स्ट्रॉन्ग एसिड तो यहाँ पे था, पानी डालने के बाद वो न्यूट्रल की तरफ आ रहा है अब, तो pH 0 से 1, 1 से 2 इंक्रीज होने लग गया। जैसे जैसे pH उसका इंक्रीज होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब हमने वाटर ऐड किया तो H पॉजिटिव आयंस जो हैं उसके वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, वो पानी के साथ जो है वो मिक्स हो गए। इसका मतलब pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। सेम बेस के साथ अगर pH डिक्रीज होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो भी डिक्रीज होती है। क्यों? उसमें भी ऐसे ही है। अच्छा वो इन्वर्सली नहीं है, लेकिन क्योंकि इसको तो इधर आना था और इसको इधर आना, तो ये तो 0 से 1 2 3 7 की तरफ गया, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो 14 से 7 की तरफ आ रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है। तो उसमें अगर pH डिक्रीज हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी आपकी डिक्रीज हो रही है, लेकिन एसिड वाले केस में pH इंक्रीज होता है और एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। ये है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, लास्ट में बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, कि आपके पास एसिड है और वाटर है, आपको बोला कि एसिड कंसेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बनाओ। क्या बनाओ? डाइल्यूट एसिड। कैसे बनाओगे? वेरी गुड, सिंपल, पानी ऐड कर दो। सही है ना? पानी ऐड करने से तो डाइल्यूट बनेगा, बनेगा तो पानी ऐड करने से, लेकिन मेथड क्या रहेगा? कभी भी हम एसिड के अंदर वाटर ऐड नहीं करते हैं, एसिड के अंदर वाटर ऐड नहीं करते हैं, हमेशा वाटर के अंदर एसिड करते हैं। इसके अंदर एसिड है, इसमें हम वाटर ऐड नहीं करेंगे, इसमें हमारे पास वाटर है, इसमें हम एसिड ऐड करेंगे। क्यों? इसमें एसिड है, इस वाले में वाटर ऐड करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि जब एसिड में वाटर ऐड करते हैं तो हीट एनर्जी रिलीज होती है, और जैसे ही हीट एनर्जी रिलीज होगी तो ये जो एसिड है आपको स्प्लैश आउट हो सकता है, वो बाहर आके गिर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम एसिड ऐड करेंगे और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो भी जाएगा, वैसे तो होगा नहीं, क्योंकि हम स्लोली स्लोली एसिड को डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, और अगर स्प्लैश आउट आएगा भी बाहर तो क्या आएगा? वाटर आएगा, तो वाटर से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए बिकॉज व्हेन द टू मिक्स, जब दोनों मिक्स होते हैं, हीट इज जनरेटेड। इफ़ यू ऐड वाटर टू एसिड, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर रिएक्ट इमीडिएटली, वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है, एंड हीट इज इनफ टू बॉयल द वाटर, पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है
विच कुड स्प्रे एसिड आउट ऑफ द कंटेनर। तो ये जो एसिड है, ये देखो ये एसिड था इसके अंदर, ये बाहर आ गया, तो इसकी वजह से हमारे हाथ वगैरह जो हैं वो बर्न भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये स्लाइड्स ख़त्म हुई, बस लास्ट लेक्चर है इसका। नेक्स्ट उसमें अपन पीएच की यूज़ पढ़ेंगे। अपनी डेली लाइफ में पीएच के क्या यूजेस हैं। पीएच के यूजेस जैसे अपने कल मैंने आपको बताया था, एंड स्टिंग अगर हो जाती है तो हम क्या करते हैं, अगर आपके पेट में एसिडिटी ज़्यादा है तो क्या करते हैं, या फिर हम टूथपेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे जो टूथ है इनमें डिके स्टार्ट हो जाता है, या फिर अपने सॉइल है उसमें फार्मर्स जो होते हैं वो कई बार कुछ बेस ऐड करते हैं, या एसिड रेन से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सारा हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, आज आप ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेना। जो भी डाउट्स हों आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियोस को, ताकि वो भी स्टडी कर सकें।